सॉल्व हो गया है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? कितना स्कोर गया है? 70, 77। ये कब का है, कल वाला या इससे पीछे, उससे पीछे? शुक्रवार का। अभी रिजल्ट कौन सा है, कल वाला या शुक्रवार का? शुक्रवार का आया होगा। शुक्रवार के टेस्ट में आप लोग 77 लाए हैं। एक छात्रा बोल रही है कि सर हम श्रीनगर से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है। नहीं नहीं बोल रहे। अरे श्रीनगर रहना तो आम बात है, मतलब अब तो रह सकते हैं क्या? पहले नहीं रह सकते थे, पहले कुछ संभावनाएं कम थे, लेकिन अब तो है। अब तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको बसने का अधिकार है, पहले भी था। सर आप थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा। क्यों? टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता ना। समय 1 घंटे 45 मिनट के अप्रॉक्स टाइम मिलता है, तो बहुत स्लो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक छात्र बोल रहे हैं कि सर हम कोलकाता से हैं। अब इसमें कोई ई मत मैसेज करना कि हम न्यूयॉर्क, ये सब बड़े शहर से हैं, न्यूयॉर्क से, पेरिस से, ये सब फिर ज्यादा वाला हो जाएगा। क्या बोल रहे? क्या? अंडमान निकोबार? नहीं, वहां से भी नहीं हो सकता है। सर सेट बहुत हार्ड रहता है तो लिखना भी होता है, तो लिखना होता है तो लिखिए। और सेट हार्ड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमेशा रहेगा। आप अपने लेवल को बढ़ाइए, मेरे लेवल को घटाने का प्रयास नहीं कीजिए आप। लेवल बरकरार रहेगा चाहे जैसा भी लगे, क्योंकि देखिए एग्जाम की जरूरत यही है। एग्जाम में आपके इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और हर बात लिखना जरूरी भी नहीं है, कुछ बातों को छोड़िए। जब वो रिपीट होगा, कभी इनकेस रिपीट होगा तो वहां से आप नोट करिएगा, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। भारतीय जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। ए और एस टाइप की जलवायु कोरोमंडल के तट के सहारे एक पतला सा क्षेत्र है। बात सही है क्या? कोरोमंडल तट दिया और एएस का नाम दिया है, हो सकता है ठीक हो। सीडब्ल्यूजी थार मरुस्थल के क्षेत्र का है। हमने आपसे बताया था मरुस्थल मतलब क्या होता है, बंजर। मरुस्थल मतलब बंजर। तो हमें जो भी जलवायु का ढूंढना है सिंबल, हमें किस शब्द से ढूंढना है, बी से। और शुरू किससे हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा। आगे डीएफसी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। डीएफसी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, ये कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्वोत्तर वाले स्टेट का है। पूर्वोत्तर स्टेट के जलवायु को हम डीएफसी का नाम देते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो पहला और तीसरा ये दोनों क्या होगा, सही हो जाए। कहां? ओ नहीं दिया है क्या? सुनिएगा, हल्ला हल्ला काहे करते हैं बताइए। दिया है, कौन सा विकल्प सही ढूंढना है ना। देखिए इन वाले क्षेत्रों में ना, हाँ सुनिएगा, थोड़ा मेरी बात सुनिएगा। देखिए इसमें दिया है आपका डीएफसी। अगर एक सेंस में हम इसको सही मान सकते हैं, ये सही है। लेकिन अगर सिक्किम को देखा जाए तो सिक्किम में दो प्रकार की क्लाइमेट है, दो प्रकार के क्लाइमेट है। नॉर्थ की तरफ क्लाइमेट आपका ये वाला है, लेकिन आप साउथ में जाएंगे या सिक्किम का एक बड़ा भाग पर, सिक्किम का एक बड़ा भाग कौन सा क्लाइमेट रखता है, तो सीडब्ल्यू और जी रखता है। उस आधार पे आप चाहेंगे तो इसको आप उत्तर काट सकते हैं। ये सिविल का क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर कौन सा, डी हो जाएगा। लेकिन डीएफसी आए तो थोड़ा ध्यान देना है फिर। ऐसा नहीं कि डीएफसी नहीं है आसाम के अंदर, बाकी जगहों पे नहीं है, लेकिन इसकी एक जरूरत है, रिक्रूटमेंट है, उसी हिसाब से है, ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया। अब देखिए कोपेन के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, अगर कोपेन के वर्गीकरण की बात करेंगे तो देखिए ये रहा आपका भारत। कोपेन के वर्गीकरण की बात करेंगे तो भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा। कोपेन के वर्गीकरण में अगर भारत के संबंध में देखा जाए तो जलवायु के प्रकार का कुछ इस प्रकार से वितरण किया गया है। जलवायु के प्रकारों का वितरण कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रहा आपका लगभग भारत दिख रहा होगा, क्या है ना जी, लगभग है। लगभग भारत जैसी कुछ आकृति है, सब देख रहा है। बताओ बना हम रहे हैं क्या है?
आधा छात्र तो केवल एंजॉय करने के लिए आता है कि टेस्ट भी होता है। देखिए सबसे ऊपर की तरफ आप आएंगे तो आपको एवरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? एवरेस्ट का मतलब जलवायु कैसी है? ई है। कैसी है? सबसे ऊपर की जलवायु को हम नाम क्या देते हैं? ई। क्या नाम देंगे? अच्छा नीचे आओगे तो ई प्लस हो जाएगा। जब ई प्लस होगा तो ई प्लस ऐसे कर सकते हैं भाई, ऊपर की तरफ पर्वत था, नीचे आए तो पर्वत की संख्या और बढ़ गई, तो हमने नाम क्या दिया? ऊपर को नाम दिया ई और नीचे वाले को नाम क्या दिया? ई प्लस। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास का जलवायु क्षेत्र है, यह किस टाइप के जलवायु है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की जलवायु, चाहे इसमें हिमाचल प्रदेश की जलवायु हो, इस जलवायु को हम नाम क्या देंगे? तो ई। और उत्तराखंड के क्षेत्र में कौन सी जलवायु है? तो कौन सा? ई प्लस होगा। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के क्षेत्र में जो जलवायु का प्रकार है उत्तराखंड में, ये कौन सा हो जाएगा? ई प्लस हो जाएगा। उत्तराखंड में पेन चेंज करो यार, पेन यहां का ठीक नहीं है, अब खराब हो गया है। उत्तराखंड में जलवायु का जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ई प्लस हो जाएगा, ई प्लस। और देखिए राजस्थान के क्षेत्र में क्या है? बंजर। राजस्थान के क्षेत्र में क्या है? बंजर है। तो राजस्थान के आसपास की जलवायु का हम नाम क्या देंगे? तो बी से, बी फॉर बंजर, BHSW। और या फिर यहां पर जलवायु क्या है? तो BSHW। ये दो प्रकार की जलवायु यहां पाई जाती है। सबसे भारत के बीच में क्या हो जाएगा? CW और G। क्या होगा? CW और G भारत के ठीक मध्य में हो जाएगा। अब देखो मानसून यहां से प्रवेश करता है। मानसून कहां से प्रवेश करेगा? इस छोर से। जहां से मानसून प्रवेश करता है इस प्रकार की जलवायु को हम AMW क्या बोलते हैं? AMW, क्योंकि एम फॉर क्या होता है? मानसून। तो मानसूनी टाइप की जलवायु कहां पे टकराती है? पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट का नाम क्या है? तो मालाबार। क्या नाम है? मालाबार। मालाबार तट पे टकराने वाली जलवायु का नाम क्या है? AMW है। इधर की तरफ हम आएंगे तो हमें मिलेगा AS। क्या मिलेगा? AS। AS का मतलब देखिए नीचे की तरफ क्या है आपका? श्रीलंका। तो श्रीलंका से ध्यान रखना है A और S। और इधर वाले तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। तो सवाल बनेगा कि कोरोमंडल के तट की जलवायु का नाम क्या है? AS है। देखिए था ना क्वेश्चन में, कोरोमंडल के तट की जलवायु का नाम क्या है? AS है। थार मरुस्थल, मरुस्थल वाले को हमने क्या कहा? तो बंजर कहा। हमने बंजर कहा ना मरुस्थल को, मरुस्थल को हमने बंजर कहा। आते हैं DFC। देखिए DFC का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ये वाला भाग, यहां की जलवायु का हम नाम क्या देते हैं? DFC। DFC के जलवायु में अरुणाचल प्रदेश आएगा आपका, आसाम का कुछ हिस्सा आएगा, इसमें नागालैंड का कुछ हिस्सा आएगा, इसमें मणिपुर का कुछ हिस्सा आएगा, और इसमें त्रिपुरा का कुछ भाग आएगा, जो कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, पूरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा का कुछ हिस्सा आएगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा थोड़ा भाग पाया जाता है DFC में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये कंप्लीट हो गया आपका। देखिए यही जलवायु है, और हम यहां पर आएंगे तो हमें A और W मिलेगा। क्या मिलेगा? AW। W मतलब क्या है? विशाखापत्तनम। W मतलब विशाखा, और विशाखापत्तनम का क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हिस्सा है ना, तो आंध्र प्रदेश। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से कोपेन ने वर्गीकरण किया था। अब सवाल पूछेगा कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा के पास की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? AW। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मालाबार के क्षेत्र में, कोरोमंडल में, और आंध्र प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश, असम, इस सब में DFC। क्या होगा? बिहार की जलवायु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी में जलवायु कैसी है? CW और G है। बना लेंगे, अब बना लीजिएगा, आसान सा है। और यहां से क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होता है, कभी नहीं। एक बार अगर सीख जाएंगे ना कि B फॉर बंजर, M फॉर मानसून, S फॉर श्रीलंका, W फॉर विशाखापत्तनम, DFC कहां? अरुणाचल। ऊपर की तरफ एवरेस्ट मतलब सबसे ऊपर एवरेस्ट, और नीचे पर्वत बढ़ेगा तो E प्लस कहां का? उत्तराखंड का हो जाएगा। ये सब टेक्निकल तरीका है ना, इसको सीखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा उत्तर। यहां से आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर विचार करिए। रासायनिक अपक्षय के में शामिल प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण है, हाइड्रोलिसिस है, हिमीकरण है, या नमक का क्रिस्टलीकरण, या कार्बनीकरण है। दिया है आपका रासायनिक अपक्षय के बारे में, दिया है रासायनिक अपक्षय, और दिया है रासायनिक अपक्षय यानी भौतिक क्रिया को हमें हटाना है। हमें क्या ढूंढना है? केवल रासायनिक ढूंढना है। तो ऑक्सीकरण एक प्रकार का क्या है? लोहे का ऑक्सीकरण होगा। लोहे का अगर ऑक्सीकरण होता है तो हम कहते हैं लोहे का क्या हो रहा है? क्षरण। और लोहे का क्षरण किस माध्यम से हो रहा है? तो रसायन के माध्यम से। किस माध्यम से? रसायन, क्योंकि रसायन कौन सा है? ऑक्सीजन लोहे पर पड़ेगा और लोहे का क्या करेगा? क्षरण करेगा। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या रासायनिक प्रक्रिया है? हाँ, रासायनिक अपक्षय है। हाइड्रोलिसिस का नाम सुना है आपने? ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो ये भी क्या है? रासायनिक है। क्या है?
रासायनिक। किसी भी पदार्थ का मिट्टी में पूरी तरह से घुल जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। आइए जरा हिमीकरण। बर्फ का जमना रासायनिक है या भौतिक है? कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है। बर्फ का जमना एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। और नमक का क्रिस्टलीकरण भी क्या है? तो ये भी भौतिक है। क्या है? भौतिक। क्रिस्टलीकरण भौतिक है, पानी डाल देंगे फिर से वो घुल जाएगा। आगे कार्बनीकरण क्या है? एक प्रकार का रासायनिक है। भी कार्बनिक, कार्बन का ऑक्सीकरण होना भी एक प्रकार का क्या है? या किसी भी पदार्थ का कार्बनीकरण होना भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। या ऑक्सी कार्बनीकरण या कार्बनीकरण, ये दोनों एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया। तो रासायनिक प्रक्रियाओं में हमने देखा 1, फिर देखा हमने 2, उसके बाद 5 देखा हमने, यानी 1, 2 और 5। सही उत्तर क्या होगा? 1 हो जाएगा। बना लीजिएगा। बनाए हैं? ठीक है, बना लीजिएगा इसको। अच्छा ये बताइए, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन, ये बताइए कि रासायनिक परिवर्तन क्या उत्क्रमणीय होता है? क्या उत्क्रमणीय मतलब पलट जाना? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कोई पदार्थ अगर बदला है तो वापस अपनी अवस्था में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। और यहीं पर अगर भौतिक परिवर्तन की बात किया जाए तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। क्या होंगे? उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? ये उल्टा हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए, कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है? स्थायी। भौतिक या रासायनिक? जो परिवर्तन पुनः अपनी अवस्था में न जा पाए वो क्या है? स्थायी है। क्या है? यानी स्थायी रूप से कागज जलकर अब राख हो चुका है, दोबारा से कागज नहीं बन सकता। लेकिन बर्फ अगर पिघली है तो दोबारा से बना सकते हैं उसको बर्फ। यानी भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं बल्कि क्या होते हैं? अस्थायी। यहां से देखिए सवाल बनता है कि भौतिक परिवर्तन स्थायी या अस्थायी, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी की अस्थायी, और रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय? बता लेंगे? ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बना एग्जाम में, देख लीजिए एक बार। फिलहाल ये देख लीजिएगा और ये सेकंड नंबर एनालिसिस देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है -40 डिग्री के तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना समान होता है। बात तो सही है भाई। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होते हैं, किस पैमाने पर ये एक समान पाए जाते हैं? तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होते हैं, ये -40 डिग्री पर क्या होते हैं? एक समान पाए जाते हैं। -40 डिग्री पर ये समान पाए जाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री और बर्फ का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद धीरे धीरे बर्फ गलना क्या होगा? शुरू हो जाएगा, और 100 डिग्री पर खौलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले तो बर्फ था, पहले क्या था? ये बर्फ था। बर्फ से क्या बना? तो पानी बना। अब पानी क्या करेगा? खौलेगा। पानी खौलेगा किस डिग्री पर? 100 डिग्री पर। दिया है केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। बात क्या है? सही है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। ये सभी बातें अपने आप में क्या है? मतलब देखा जाए तो सही उत्तर क्या है? डी है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना, सेल्सियस में हमें पता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में जाना है। तो कभी आपसे पूछ दे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो डिग्री सेल्सियस टू हमें कहां जाना है? फ़ारेनहाइट। या फ़ारेनहाइट टू हमें कहां आना है? डिग्री सेल्सियस में। तो हम करते क्या है? C/5 बराबर है F -32/9। देखिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। या फिर या आपसे सवाल पूछेगा कि अगर कोई मान डिग्री सेल्सियस में है और डिग्री सेल्सियस से हमें कहां जाना है? तो हमें केल्विन में जाना है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आते हैं तो हम इस मान में, मतलब दिए गए मान में, डिग्री सेल्सियस के मान में क्या जोड़ते हैं? 273 जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 273 जोड़ देते हैं। और अगर हमें केल्विन से कहां जाना है? अगर हमें केल्विन से कहां जाना है? डिग्री सेल्सियस में। कहां पर? डिग्री सेल्सियस में। तो दिए गए मान में 273 क्या करते हैं? घटा देते हैं। बना लेंगे ना ये सब? बताइए, हमने कहा कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान केल्विन में क्या होगा? नहीं ऐसे कैसे? लगाना होगा ना। फिर क्या करना होगा? 273 प्लस या माइनस? क्या? प्लस। फार्मूला, सवाल से भी फार्मूला बन सकता है, फार्मूले से भी सवाल बन सकते हैं। आपने ये रट के बैठा हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 क्या होता है? केल्विन होता है। तो कभी आपसे पूछ दे कि 273 जोड़ते या घटाते हैं, तो आपको पता है कि 37 में जुड़ा है तभी तो बढ़ा है। तो जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम 273 क्या करेंगे? लेकिन अगर पीछे आना है
केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तो 273 घटा देंगे। बात सही है ना? जैसे मान लीजिए मानव शरीर का तापमान कितना केल्विन है? 310। हमें आना है किस में? डिग्री सेल्सियस। तो 273 जोड़ना या घटाना? 273 क्या करना है? घटाना है। जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। सेम इसी प्रकार से यहां का पैमाना भी है। आपको अगर डिग्री एक मान दिया होता है, एक गायब होता है। मान लो डिग्री सेल्सियस का मान दिया है, डिग्री सेल्सियस का मान कितना दे दिया? 10 दे दिया। तो आप आराम से लगा सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 9 दूना के 18 बराबर f माइनस 32। अब आराम से आप निकाल पाएंगे 32 बराबर f बराबर माइनस आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस। आराम से मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। निकला ना? निकल जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस से कभी अगर हमें फ़ारेनहाइट में जाना है या फिर डिग्री सेल्सियस से कभी केल्विन में जाना है। फ़ारेनहाइट में जाने के लिए ये पैमाना है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं। फ़ारेनहाइट से कहां आ सकते हैं? डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी जा सकते हैं और केल्विन से कहां आ सकते हैं? डिग्री सेल्सियस में। यानी दोनों पैमाना हो सकता है, आगे और पीछे दोनों हो सकता है। ठीक है, उसी आधार पर यह दिया हुआ था। अगर आपको केवल इतना भी पता है कि दोनों पैमाना -40 डिग्री पर एक समान होते हैं और इतना पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 और जल का हिमांक कितना होता है? 0। बस आराम से आप इन सभी का उत्तर दे पाएंगे, सबका। आगे बढ़े ना? आगे। अच्छा ये बताइए कि जल का अगर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन पे जल खौलेगा? अरे 273। हमें डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है? केल्विन। तो हमें क्या करना होगा? जोड़ना या घटाना? 273 क्या करना होगा? 100 ऑलरेडी था, मैंने 273 जोड़ा, कितना हुआ? 373। यानी जल किस केल्विन पे खौलेगा? तो 373 डिग्री केल्विन पे खौलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि दिया हुआ था। आगे है, आगे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1900 कब? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। रियो सम्मेलन की बात करेंगे, वर्ष 1992। और नैरोबी घोषणा पत्र कब आया था? 1997 में ना। और आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, 1900 कब? 87 में। देख लीजिए एक बार क्या होना चाहिए। 1 2 1 2 3 4 हो रहा है। एक के बाद हो जाएगा 2 3। हाँ ठीक तो है। कहां ऐसी है? लगा लीजिएगा। आगे बढ़िएगा। देखिए प्रश्न दिया है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? कोशिका पर सिद्धांत देने वाले कौन थे? सबसे एक जरूरी बात ये बताइए, कोशिका खोजा कौन था? खोज करा था हमने कहा मृत कोशिका। कौन ढूंढा? रॉबर्ट क्या हुक ने ढूंढा। और जीवित कोशिका? जीवित कोशिका ढूंढने वाले कौन? ल्यूवेनहॉक। कौन ढूंढा? जीवित कोशिका को ढूंढने वाले हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक साहब हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब कोशिका पर सिद्धांत दिया था, ध्यान दीजिएगा। एक तो कोशिका पर सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका पर सिद्धांत दिया गया। ध्यान दीजिएगा। और इसी में स्वान जो था, स्वान इसने बताया था कि भैया जो प्लांट की सेल होती है ना, प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के ऊपर क्या होती है? एक मोटी सी दीवार, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये प्रमाणित करने वाले कौन थे? स्वान थे। और इसी में एक सिद्धांत और आता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। सुना है आपने? ओमनी सेलुला ई सेलुला सुना है ना आपने? ओमनी सेलुला और ई सेलुला का एक सिद्धांत दिया गया था। कहा गया कि हर पुरानी कोशिका, कहा गया कि हर पुरानी कोशिका नई कोशिका को क्या करती है? जन्म देती है। यानी नई कोशिकाएं किन कोशिकाओं से बनती हैं? पुरानी कोशिका। और ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो का सिद्धांत था कि पुरानी कोशिका नई कोशिका को जन्म देती है। और सामान्य सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका भित्ति के कंसेप्ट को बताने वाला कौन था? स्वान। जीवित कोशिका ढूंढने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका कौन ढूंढा? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। ध्यान दीजिएगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहां दिया है। अच्छा, तीनों का नाम दिया है। हाँ, स्वान और स्लाइडेन और स्वान और रुडोल्फ विर्चो। देखिए मैंने तीनों का नाम लिखा है। ये इन्होंने कोशिका का सामान्य सिद्धांत कहते हैं इसको। कोशिका का इन्होंने सामान्य सिद्धांत दिया था। कोशिका का सामान्य सिद्धांत दिया था इन्होंने। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि समृद्ध उद्योग तथा सशक्त बिहार के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना है। सही है।
राज्य के सभी जिले में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश भी किया जाएगा, ये भी सही है। 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा और 25 चीनी मिलों की स्थापना करी जाएगी। यानी कथन सभी क्या है, सही है। बिहार का एक विस्तृत इसमें वर्णन किया गया है, मतलब लगा लीजिएगा इस पर इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें बिहार से लिखी गई हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में 7 निश्चय का कौन सा चरण चल रहा है? 7 निश्चय की अगर बात करते हैं, 7 निश्चय की, तो बिहार में 7 निश्चय का चरण कौन सा? तीसरा। और 7 निश्चय के तीसरे चरण के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी कार्यावधि कितनी है? तो 2025 से लेकर कब तक? 2030 तक। तो सवाल पूछेगा कि 7 निश्चय 3 का विजन यानी लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। इसी में कहा गया कि 5 साल के अंदर, कहा गया अगले 5 सालों में, कहा गया अगले 5 सालों में कितने रोजगार देने की बात किया गया था? 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी। अभी देखें झारखंड में प्रोटेस्ट सफल हुआ और उसमें 2 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। अब जो लोग डीएसपी बने थे, जो एएसओ बने थे, अब खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो अब उनको नौकरी खुद तलाश है, उन लोगों को पद से हटा दिया गया 6 से 7 महीने काम करने के बाद भी। अब एक और नया प्रदर्शन मतलब उन सब की तरफ से होगा, कर्मचारियों की तरफ से अलग से, फिलहाल बना लीजिएगा। अच्छा बिहार में भी हो रहा है, तो बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, निरस्त नहीं होगा। आप सोचिए, प्रीलिम्स निरस्त नहीं किया, सब आपको लगता है कि पूरा एग्जाम निरस्त हो जाएगा? कब नहीं होगा यार, आप कुछ भी कर लीजिए, आत्मदाह करिए, नहीं होगा। लेकिन एक प्रयास जरूरी है, कम से कम गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि छात्रों को पता है कि पेपर में धांधली हो रही है। क्या? हाँ हाँ, वो सब उसी में आएगा। अब गेहूं में ढूंढेंगे, घुन कहाँ है? हाँ, क्या? उससे मतलब नहीं है फिर, या तो फिर उसकी फिर गहनता से जांच हो, एक एक विद्यार्थी का फिर जांच किया जाए, तब हटाया जाए। हो सकता है कुछ ऐसा भी। देखिए लोग यही डिमांड कर रहे हैं, जो उसमें सिलेक्ट लोग हैं वो यही मांग करेंगे सीबीआई जांच किया जाए एक एक छात्रों का, और एक एक स्टूडेंट की जांच की जाए, जो गड़बड़ है उसको निकाला जाए और जो सही है उसको रखा जाए। तो ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे प्रक्रिया धीरे धीरे वाली है। लेकिन वो आमरण अनशन रोकने के लिए तो रद्द करना तो जरूरी था भाई। ठीक है, पता चला 1-2 ठो मर जाता तो वो आंध्र प्रदेश वाला हो जाता। फिर वो पेट्टू श्रीरामुलु को देखा था आपने? सोचिए, नाम बदलना पड़ गया, भाषा के आधार पर गठित करना पड़ गया, तो पता चला बिहार से झारखंड हुआ, झारखंड से कुछ और अलग हो जाता ना। बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से होगा। होगा ना भैया? विजय हजारे ट्रॉफी अभी खेला भी गया था क्या? जीता कौन था? जीता कौन जीता जी? विदर्भ जीता था। विदर्भ 2025 में ना, 25 और 2026। जीतने वाले का नाम क्या होगा? किसको हराया था? सौराष्ट्र को। अच्छा, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किससे हो जाएगा? किससे होगा? हॉकी से होगा ना। डेविस कप का संबंध किससे होगा? टेनिस से हो जाएगा। और डुरंड कप का संबंध किससे होगा? फुटबॉल। तो 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना करी गई। बात तो सही है भाई, केंद्र में भी आया और राज्यों में भी आया। केंद्र और राज्य दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन की स्थापना करी गई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी। ये बात भी क्या है? सही है। प्रांतों से हटाकर कहां लगा दिया? तो केंद्र पे लगा दिया। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ये बात भी क्या है? तो गलत विकल्प इनमें से कोई नहीं है। बनाइए, क्या कौन सा? बी नंबर, सी नंबर। क्या परेशानी है इसमें? सुनो ना ये, अरे यार सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। वो राज्यपाल का अध्यादेश था, वो अलग है। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के तहत, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। और ये क्या है? काहे इधर का उधर जोड़ देते हो? चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, नहीं बढ़ाया गया था।
ध्यान दीजिएगा, 1813 के तहत भारत पर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, परंतु कहा गया कि कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए छूट दिया गया और बाकी सभी अधिकार को क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया। आगे दिया है कि 1833 के चार्टर्ड कानून द्वारा ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति मिली थी। ये भी गलत है, ध्यान दीजिएगा। ईसाई मिशनरी को काम करने की अनुमति मिली थी। ईसाई मिशनरी को काम करने की अनुमति मिली। मिशनरी को काम करने की अनुमति मिली। काम करने की जो अनुमति थी, ईसाई मिशनरी को काम करने की अनुमति मिली थी। और ये किस अधिनियम के तहत मिली थी, तो ये एक्ट या अधिनियम हो जाएगा, लिखिएगा। ये अधिनियम हो जाएगा कौन सा, 1813 का अधिनियम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ये दोनों कथन अपने आप में गलत है। जब गलत है, आपसे सही पूछा है तो लिख लीजिएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही होगा। बना लीजिए इसको। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट पेश किया गया था, कब, 1813 में। आगे प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु कहां भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या राज्यपाल? निर्णय लेने का उच्च संस्थान लोकसभा के अंदर या केंद्र के अंदर राष्ट्रपति है और राज्यों के अंदर कौन है, राज्यपाल। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग केवल एक प्रकार की क्या है, सलाहकारी संस्था है। तो केवल मात्र सलाह लेने के लिए निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, लेकिन निर्णय लेने की बात आए तो कहां, केंद्र में कहां, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यों में कहां, राज्यपाल। अब समझे इस बात को, गलत किए हो ना सब लोग, ठीक करिए। ध्यान दीजिए, अगर हम बात केंद्र की कर रहे हैं, केंद्र में क्या होती है भैया, लोकसभा होती है। केंद्र में होती है लोकसभा और केंद्र में क्या होती है, राज्यसभा। अगर इसके सदस्य को निर्हत घोषित किया जाता है, अगर इसके सदस्य जो हैं इनके सदस्यों की निर्हता पर ध्यान दीजिएगा, इनके सदस्यों की निर्हता पर अगर प्रश्न उठता है तो निर्णय के लिए कहां भेजा जाएगा, तो निर्णय हेतु भेजा जाता है कहां, राष्ट्रपति के पास। कहां, राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति सलाह किससे लेते हैं इस मामले में, राष्ट्रपति इस मामले में सलाह लेते हैं किससे, चुनाव आयोग से। किससे सलाह लेंगे, चुनाव आयोग से सलाह लेंगे। सलाह केवल चुनाव आयोग देता है, लेकिन निर्णय करेगा राष्ट्रपति। केंद्र की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर राज्य की बात आ जाए, अगर राज्य स्तर पे आप देख पाएंगे तो राज्यों में क्या है, विधानसभा है, और राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद। हालांकि कुछ ही राज्यों में है, लेकिन है। तो कहा गया अगर इनकी अगर अयोग्यता पे अगर कोई सवाल उठता है, इनकी अयोग्यता पर कोई सवाल खड़ा होता है तो इस पर निर्णय कौन देगा, तो इस पर निर्णय देने का काम करता है कौन, राष्ट्रपति इस पर निर्णय देगा। लेकिन राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा, तो भैया सलाह लेगा किससे, चुनाव आयोग से सलाह लेगा। ध्यान दीजिएगा। कहां पे, अच्छा हाँ, यहां पे राज्यपाल होगा। राज्य की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल। बना लीजिएगा। तो क्या बोले, क्या फिर से बोलो, अब चुप रहो इसे। इसका उत्तर लगाए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यपाल होगा ना। ये बताइए कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव को या लोकसभा या विधानसभा या फिर विधान परिषद, इन सभी चुनाव को कंडक्ट कराता है कौन, चुनाव आयोग। भारत या राज्य, भारत। क्या, भारत। केवल पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, राज्य चुनाव। नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। बस यही 2 चुनाव कराते हैं और बाकी सभी चुनाव कौन कराता है, तो भारत का चुनाव आयोग कराएगा। तो भारत का चुनाव आयोग कराएगा तो सलाह यही न देगा कि राज्य का देगा। दिया है कि यूनेस्को के 20वें सत्र के दौरान पेरिस में दीपावली को 16वीं अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, पेरिस में नहीं शामिल किया गया था। 20वां सत्र हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 20वां सत्र के दौरान इसको शामिल किया गया। लेकिन ये नई दिल्ली से शामिल करा गया था, न्यू दिल्ली से शामिल किया गया था, नई दिल्ली से। और ध्यान दीजिएगा 16वीं धरोहर के रूप में शामिल किया गया, 16वीं धरोहर के रूप में। और किसको शामिल किया गया था, दीपावली। तो यूनेस्को की 16वीं अमूर्त धरोहर कौन सी, दीपावली। लेकिन सवाल पूछेगा यूनेस्को की पूछेगा आपसे यूनेस्को के 45वीं मूर्त धरोहर कौन सी है,
तो 45वीं मूर्त धरोहर की अगर बात करेंगे, मूर्त धरोहर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा सारनाथ होगा। क्या होगा भैया? सारनाथ होगा। ध्यान दीजिएगा। आगे 23वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में किया गया। ये बात देखिए अपने आप में सही है। भारत रूस के बीच 23वीं वार्ता होती है नई दिल्ली में, और कहां पर होती है? हैदराबाद हाउस के अंदर। पहला तो गलत है, दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। पूछा क्या है? कौन सा कथन ठीक है? केवल 2 ठीक है। बनाइए। इस क्वेश्चन को समझ पाए थे ना आप लोग? सब लोग समझे थे ना? भाई विधानसभा का चुनाव भी कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। विधान परिषद का चुनाव भी कौन? लोकसभा का चुनाव भी, राज्यसभा का चुनाव, ये सभी चुनाव कराएगा भारत का निर्वाचन आयोग। तो जब भी हमें सलाह लेना होगा तो हम राज्य से थोड़ी लेंगे, कहां से लेंगे? हाँ, बस ये था कि नियुक्ति इनकी कौन करता है? राज्यपाल। जो व्यक्ति नियुक्त करता है वही इस पर निर्णय देता है। क्लियर है ना इतना? वहां नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, यहां नियुक्ति करेगा राज्यपाल। जो जहां नियुक्त करता है वहीं का निर्णय देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये देखिए और बढ़ेंगे आगे। 17 से 18 में घोषित और लागू किया गया चुनावी बॉन्ड योजना भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं। चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, या इसी को हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था चुनावी खर्चे को मैनेज करने के लिए। कब? सन 2017 में लाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को क्लोज कर दिया गया। इसको क्लोज कर दिया मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त कर दिया गया कब? तो 15 अगस्त को इसको समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त सन 2024 को समाप्त कर दिया गया। दिया है? हाँ है, बना लीजिएगा। चुनावी बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें कंपनियां जो होती हैं सरकार को चंदा देती हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो चुनाव के खर्चे को मैनेज करने के लिए, ताकि सरकारी धन ज्यादा खर्च ना हो, इसको मैनेज करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कंपनियों को संरक्षण मिला सरकार का, और कंपनियों ने सरकार के पास अपना पैसा निवेश किया। ध्यान दीजिएगा, तो सरकार से संरक्षण भी मिलता था, कंपनी का पैसा भी सरकार के पास निवेश रहता था। सरकार को भी फायदा था, कंपनियों को भी फायदा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा गया कि कंपनियां 1000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश कर रही थी चुनाव के दौरान, और उस पैसे का उपयोग चुनाव में किया जा रहा था, चुनाव में गड़बड़ियों के लिए। तो सरकार ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को फाइनली क्या करा जाए? रद्द कर दिया जाए। और चुनावी बॉन्ड जो था, इसके लिए सरकार ने अधिकृत बैंक किसको चुना था? अधिकृत बैंक चुना था। किसको? स्टेट बैंक, मतलब एसबीआई को चुना था। स्टेट बैंक को कहा कि चुनावी बॉन्ड के लिए रिजर्व, एक तरह से अधिकृत बैंक कौन सा होगा? तो एसबीआई होगा। और एसबीआई से रिपोर्ट मांगा और इसको रद्द कर दिया। कब? सन 2024 में कर दिया। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है ना भैया? हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। मीठे जल निकाय में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। दिया है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, गलत बात है। भाई ओजोन लेयर होने से हमें फायदा यह है कि सूर्य की किरण डायरेक्ट नहीं पड़ती हमारे ऊपर, तो हमें फायदा या नुकसान है? बेनिफिट है ना। लेकिन यहां पे क्या दिया है? हानिकारक। हानिकारक नहीं बल्कि ये क्या है? लाभदायक है। हानिकारक नहीं बल्कि ये लाभदायक है। भाई ओजोन के लेयर के होने की वजह से सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आती बल्कि छन के आती हैं। देखिए बाहरी मंडल है, ये आयन मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये समताप मंडल, नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है। इस समताप मंडल वाले एरिया में अगर आप देख पाएंगे, समताप मंडल वाले हिस्से में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन की एक परत पाई जाती है, ओजोन की परत। और ओजोन की परत मुख्य रूप से पूछेगा किस मंडल में है? समताप मंडल में। ओजोन की लेयर मुख्य रूप से कहां पर? समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ओजोन की मोटाई पूछेगा तो 15 किलोमीटर से लेकर कितना? 35 किलोमीटर। 15 से कितना? 35 किलोमीटर के भीतर। आप ऊपर से बढ़ेंगे ना, जैसे यहां पे हम खड़े हैं, यहां से देखेंगे 15 किलोमीटर से लेकर कितना? 35 किलोमीटर की लेयर के बीच क्या पाया जाएगा? ओजोन पाया जाएगा। और जब सूर्य की किरण पड़ती है तो पहले ओजोन पे पड़ती है, अब यहां से छनकर हमारे पास आती है। अगर ओजोन लेयर फट जाएगा तो सूर्य की सीधा किरण हमारे ऊपर पड़ेगी और त्वचा कैंसर का क्या बनेगी? कारण बनेगी। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। और आगे देखिए प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो जानिए रुबिस्को एंजाइम है क्या। अगर हम रुबिस्को एंजाइम की बात करते हैं, रुबिस्को एंजाइम, तो ये कहां से मिलता है? प्लांट से। कहां से? ये प्लांट के अंदर होता है। और गैसों के आदान प्रदान में बहुत भूमिका इसकी होती है, प्लांट के अंदर होता है। और हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम था ना क्वेश्चन? हाँ, सर्वाधिक पाया
जाने वाला एंजाइम, हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? रुबिस्को। और ध्यान दीजिएगा, यह गैसीय विनिमय के लिए रंध्र को खुलने और बंद करने को नियंत्रित करता है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रंध्र को खुलने और बंद करने में मदद करने वाला जो होता है, इसको हम रुबिस्को एंजाइम नहीं कहते हैं, बल्कि ये स्टोमेटा का आंतरिक भाग जो होता है, आंतरिक भाग या आंतरिक भाग की एक क्रिया होती है, जिसके कारण इसके पोर्स खुलते और बंद होते हैं। देखते हैं ना, पत्ती देखे हैं ठंडी के समय में, अरे ठंडी के समय में पत्तियों को देखे हैं, पत्तियां जब वाष्पोत्सर्जित करती हैं, वाष्पोरेशन करती हैं, तो उनके नीचे कुछ बूंद के आकार में जल इकट्ठा होता है ना। कभी किसी पत्ती को आप तोड़िएगा ऐसे और पीछे की तरफ देखिएगा, उस पर जल इकट्ठा होता है, तो वाष्पोरेशन के दौरान ही होता है वो। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जल अणुओं को विखंडित करना और उत्तेजित करना नहीं, ये तो प्रकाश संश्लेषण में जल वगैरह का काम है। यह एटीपी उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में शामिल होता है नहीं। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। यह बात क्या है? सही है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन को फिक्सेशन कौन करता है? रुबिस्को एंजाइम करेगा। आपसे याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आगे मिले आपको टेस्ट में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रिया के कारण कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित करती है? कौन करेगी? कापर सल्फेट से कापर को हटाने वाली कौन है? जिंक या जस्ता है। और ध्यान दीजिएगा, लोहे पर जंग लगने से लिए किसकी परत चढ़ाते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए भी किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक या जस्ता। जिंक को हम जस्ता कह सकते हैं क्या? जिंक या जस्ता की मात्रा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? इसकी सर्वाधिक मात्रा की अगर बात करते हैं, कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर इसकी मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और चांदी की अगर बात करते हैं तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? चांदी है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे उत्तम सुचालक, सर्वोत्तम सुचालक कौन सा हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है। बात तो सही है भाई, भारत का कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे। और शक संवत को चलाने वाला कौन था? शक संवत को कौन चलाया था? कब चलाया था? चलाने वाला कौन था? कनिष्का था। कौन था? 78 ईस्वी में चलाया था। किसने? कनिष्क ने। राष्ट्रीय पंचांग चैत्र माह का प्रथम माह को अपनाता है। बात सही है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम माह जो होता है ये कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र के बाद कौन सा आता है? बैसाख। उसके बाद कौन सा? हाँ, ज्येष्ठ आता है। ज्येष्ठ के बाद श्रावण आता है ना। श्रावण के बाद भाद्रपद आता है। क्या आता है? सावन के बाद भाद्रपद है ना। सुनो, चुप यार, चुप रहो। चैत्र आता है, उसके बाद बैसाख, उसके बाद ज्येष्ठ, उसके बाद श्रावण, उसके बाद आषाढ़ है ना। आषाढ़ को हम क्या बोलते हैं? अश्विन बोलते हैं। कार्तिक आषाढ़ी बोलते हैं। आषाढ़, श्रावण, अच्छा यहां पे आता है, यहां। अब हल्ला मत करो, हमको लिखने दो। चैत्र है, चैत्र के बाद क्या होगा? बैसाख, उसके बाद ज्येष्ठ के बाद क्या होता है? हाँ, यहां पर होता है आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या होता है? श्रावण। श्रावण के बाद हो जाएगा भाद्रपद, उसके बाद होता है अश्विन, उसके बाद क्या होता है? कार्तिक। फिर से ये रिपीट हो जाएगा ना। अच्छा यहां पर ना, अरे सुनिए ना, भाद्र के बाद जो अश्विन होता है ना, अश्विन को ही हम क्या बोलते हैं? क्वार। अश्विन को ही क्वार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? प्रकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बना लीजिएगा। प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन होता है। ध्यान दीजिएगा, अश्विन, कार्तिक और उसके बाद क्या हो जाएगा? माघ होगा ना। माघ के बाद हो जाएगा फाल्गुन। मेरे हिसाब से लगभग सही है क्रम।
दिया है राष्ट्रीय पंचांग को 26 नवंबर 1949 को जोड़ा गया था, नहीं। राष्ट्रीय पंचांग को राष्ट्रीयकृत करा गया था कब? 1957 में किया गया था। और आगे राष्ट्रीय पंचांग सूर्य आधारित पंचांग है, ये बात क्या है? सही है। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा नहीं है क्या? ओ, क्या गलत पूछा है ना? गलत, केवल 3 गलत है। बना लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, क्रम आगे पीछे हो सकता है। इतना हल्ला करते हैं ना, तो सुबह सुबह का टाइम होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम मना करते हैं। अरे आराम से बोलते हैं ना, पता है, अगर 1-2 छात्र बोलता तो ये पूरा लिखा जाता है। सब बोलता है तो उसमें सही और गलत दोनों बोलता है, फिर हमें मैनेज करना होता है ना। अब देखिए, हम लोग को ऐसा नहीं है क्रम याद नहीं है, याद है, लेकिन उसमें से 2-3 छात्र बोल देगा कि सर ये, अब माइंड डाइवर्ट हो जाता है और क्लास स्पीड में होती है। थोड़ा हर चीज को ख्याल रखा करो आप लोग। अब देखो टाइम तो निकल गया 2-3 मिनट इसी पे, अब नहीं हो पाएगा तो कहोगे नहीं कराए हैं क्वेश्चन। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संशोधन अधिनियम था और 33 सीट पर आरक्षण के लिए लाया गया था। इसको हम क्या बोलते हैं? नारी बंधन विधेयक बोलते हैं। बना लीजिएगा। फिलहाल आगे प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने का अधिकार देता है? कौन अधिकार देगा? तो केशवानंद भारती। और ये केशवानंद भारती का केस कब हुआ था? 1973। और कितने जजों की बेंच थी? 13। 7 और कितने का अनुपात था? 6। और इसमें कहा गया मूल ढांचा, क्या कहा गया? संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन अधिकार कैसा है? तो सीमित अधिकार है। कैसा अधिकार है? सीमित अधिकार प्रदान किया गया कि सब तरह के प्रावधान में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन कर सकती है। आगे प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल? 235 आर्टिकल प्रदान करता है इनको, सर्वोच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर अधिकार देता है 235 नंबर अनुच्छेद। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मौलांग की बात करेंगे। मौलांग एक प्रकार का कोयला उत्पादन का क्षेत्र है और यह क्षेत्र कहां पर होगा? तो मेघालय में। कहां पर? मौलांग कहां पर हो जाएगा? मेघालय। रानीगंज की बात करेंगे, कहां? पश्चिम बंगाल। रामगढ़ की बात करेंगे, झारखंड। कल्चर की बात करेंगे, कहां? उड़ीसा। अगर आप देख पाएंगे 2, 3 और 4, क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। बना लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापामार के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? जिसमें शांति घोष है, सुनीति चौधरी, बीना दास या प्रीतिलता वाडेकर। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीतिलता वाडेकर हो जाएगा। ये बना लीजिएगा। चटगांव लूट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चटगांव लूट की अगर बात करेंगे, चटगांव लूट, ये चटगांव लूट की घटना जो है ये कब होती है? वर्ष 1930। वर्ष 1930 की घटना है, वर्ष 1930 चटगांव लूट। और ध्यान दीजिएगा, घटना किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यसेन को हम क्या बोलते हैं? मास्टर दा। क्या बोलेंगे? मास्टर दा के नाम से जानते हैं सूर्यसेन को। और ध्यान दीजिए, घटना होती है 1930 में, और इस घटना के जो मास्टर माइंड थे, इस घटना के मास्टर माइंड एक तरह से कह सकते हैं, ये कौन थे? तो सूर्यसेन थे। फिलहाल उत्तर बना लीजिएगा डी। आगे प्रश्न है, अंग का क्षेत्र वैशाली और मुजफ्फरपुर का है, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, जो अंग का क्षेत्र है, अंग का, इसमें कौन कौन आता है? इसमें कौन कौन? भागलपुर है, भागलपुर है, और कौन है? तो मुंगेर का हिस्सा है, भागलपुर और मुंगेर का भाग है। और आगे तथा इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद तक तो ठीक है, ये सही है। ध्यान दीजिएगा, अंग की प्रारंभिक राजधानी चंपा और दूसरी मालिनी थी। इसकी पहली राजधानी क्या थी? मालिनी। अंग की पहली राजधानी का नाम हो जाएगा मालिनी। क्या नाम होगा? मालिनी। और इसकी सेकंड कैपिटल जो है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सेकंड कैपिटल का नाम है चंपा। और फाहियान नामक चीनी यात्री ने चंपा को चेनपो कहा था, ये गलत है। चंपा को चेनपो कहने वाला कौन था? वेनसांग था। वेनसांग के द्वारा चंपा को चेनपो कहा गया। अगर आप देख पाएंगे तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत पूछा है। सही कथन कौन सा इनमें से? कोई नहीं। फिलहाल बना लीजिएगा, बिहार में जनपद कितने हैं? तो 3, अंग, वज्जी और मगध। आगे प्रश्न है कि उस एमिनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर यानी हीम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। रुधिर के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले हार्मोन का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या नाम होगा? ग्लाइसिन होगा। बना लीजिएगा, इसमें एक हार्मोन है जो डायरेक्टली भाग लेता है हिम के संश्लेषण में, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या नाम होगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नाम होगा, ग्लाइसिन। और आगे प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की जो सतह होती है ना, सतह, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की जो सतह होती है उभरी होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ ना। उत्तल दर्पण की जो सतह होती है क्या होती है? उभरी होती है। यहां पर देखिए हमने लेप कर दिया,
लेप कर दिया तो परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर या बाहर, बाहर की तरफ है, कहाँ है, बाहर की तरफ। जब परावर्तक सतह बाहर की तरफ है तो हर वस्तु को ये बाहर की तरफ परावर्तित करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होते हैं ये क्या होते हैं, तो अपसारी होते हैं। क्या होते हैं, अपसारी होते हैं। उत्तल दर्पण अपने आप में क्या है, अपसारी होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। और जो दर्पण अपसारी होता है वह बड़ी चीजों को क्या करता है, छोटे रूप में लाके कन्वर्ट करता है। आगे, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करना, या हजामत बनाने वाले दर्पण में, या दंत चिकित्सक द्वारा, या वाहनों के पश्च दर्पण में। वाहनों के पश्च दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं, बना लीजिएगा। और दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करेगा, ये अवतल का। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दांत का डॉक्टर। और हजामत बनाने वाले शीशे में कौन सा दर्पण होता है, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो समतल होता है। क्या होता है, समतल का भी प्रयोग करता है और कभी कभी ये अवतल का भी प्रयोग कर देते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। आगे, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए सौर भट्टियों में कौन सा होता है, तो ये सौर भट्टियों में भी कौन सा होगा, अवतल होता है, अवतल होता है, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति में लोक लेखा है, प्राक्कलन है, सार्वजनिक उपक्रम है, हाँ है। लोक लेखा की बात करेंगे, लोक लेखा समिति के अंदर अगर देखा जाए तो संख्या कितनी है, 22, और अनुपात कितना है, 15 और 7। 15 लोग कहां से, लोकसभा, और 7 लोग कहां से आते हैं, राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा। प्राक्कलन समिति की अगर देखा जाए तो इसमें संख्या कितनी है, 30, और 30 सदस्य में 30 कहां से आएंगे, लोकसभा से। और अगर सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे तो संख्या कितनी, 22, अनुपात कितना, 15 और 7 का अनुपात है। 15 लोग कहां से, लोकसभा, और 7 लोग कहां से, राज्यसभा में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम हो जाएगा, संसद की सबसे बड़ी समिति हो जाएगी कौन सी, तो प्राक्कलन समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन है। और तीनों समितियां संसद की हैं, और ध्यान दीजिएगा स्थायी समितियां हैं, बना लीजिए। इनको हम स्थायी समिति भी कहते हैं, संसद की स्थायी समिति के अंतर्गत भी आते हैं, स्थायी समिति के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है कि माधव गाडगिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, सही है। ध्यान दीजिएगा। गाडगिल मॉडल पर आधारित योजना आपने सुना होगा, कभी सुना है, सुना होगा। ये जो माधव गाडगिल थे ना, ये क्या थे, तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष कभी रहे थे। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे, पूर्व उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। और इन्हीं के नाम पे गाडगिल मॉडल लाया गया था, गाडगिल योजना लाई गई थी। आगे, के कस्तूरी रंगन का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है, सही है। और इन्हीं के नाम पर शिक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। आगे, राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध नाभिकीय विज्ञान से है, ये बात भी अपने आप में क्या है, सही है। दिया है कि अवैध सिद्दीकी का संबंध जैव विज्ञान से है, ये बात अपने आप में क्या है, गलत है। जैविक विज्ञान से इनका संबंध नहीं है। तो एक प्रकार से आप देख पाएंगे तो सही उत्तर आपका 1, 2 और 3 होगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़िए। इनका संबंध पारिस्थितिक विज्ञान से है, इसको ध्यान में रखिएगा, चौथे नंबर पे। आगे प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, ऐसा कहना ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। फिर 2011 की गणना में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वैशाली में देखा गया, ये तो गलत है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहां देखा गया, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखा गया कहां पर, किशनगंज में। कहां पर, किशनगंज के अंदर देखा गया। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां पर देखा गया, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात देखा गया कहां पर, वैशाली में। कहां पर देखा गया, वैशाली। इस हिसाब से ये उत्तर क्या है आपका, गलत है। 2011 की गणना में बिहार का लिंगानुपात 918, और बिहार की गणना में बाल लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा। देख लीजिएगा। ठीक उत्तर आपका बी हो जाएगा, गलत है जो कि, और उसको सुधार कर लीजिएगा, उल्टा लिखा हुआ है, सीधा कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, 1888 में किसने द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करा था। द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने वाले कौन थे, सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। सवाल पूछेगा, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आंदोलन का नेतृत्व अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, इसका नेतृत्व किया था किसने, तो सर सैयद अहमद खान ने। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन, सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने एक विद्यालय बनाया था जिसको हम कहते हैं मोहम्मदन, क्या कहते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करा था किसने, सर सैयद अहमद खान ने, जो आगे चल के क्या बना,
तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से आगे चल के जाना गया, ध्यान दीजिएगा। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की बात करेंगे तो इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिक्षा पर काम किया था इन्होंने। और आगे बाकी सही है, बना लीजिएगा, ठीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कथन और कारण है मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। बात सही है भाई, शरीर की टेम्परेचर को सामान्य रखने के लिए पसीना होता है और दिन में, गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ती है। ये बात क्या है? सही है भाई, आर्द्रता उच्च होगी तो वाष्पीकरण क्या होता है? ज्यादा। वाष्पीकरण क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो पसीना क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। मतलब उत्तर क्या है? 1 सेकेंड, डी होगा। हाँ, हल्ला मत करो, डी होगा। आगे प्रश्न है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल का नाम क्या है जिसका 16वां संस्करण 24 फरवरी को से 16 मार्च तक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोह में किया गया? इसका नाम क्या है? वज्र प्रहार होगा। और वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और, हाँ, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास हो जाएगा। और टाइगर ट्रंप का भी भारत और अमेरिका, ये भी किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है, टाइगर ट्रंप। और आगे मलाबार की बात करते हैं तो इसमें भारत तो शामिल है। भारत के साथ और कौन है? अमेरिका। अमेरिका के साथ और कौन है? जापान है। जापान के साथ और कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। गुआम द्वीप के पास इसका आयोजन करा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। युद्धाभ्यास में भी शामिल कौन है? तो भारत और अमेरिका शामिल है। युद्धाभ्यास में भी शामिल है भारत और अमेरिका। इसका हुआ था आयोजन 2026 में। और आयोजन कहां पर? हिमाचल प्रदेश। जगह का नाम क्या हो जाएगा? बकलोह नाम होगा जगह का। फिलहाल बना लीजिएगा, ठीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। और आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, एकमात्र तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महाबोधि। कौन करेगा? महाबोधि। और ये बिहार से पहला है जिसको जोड़ा गया था। कब इसको शामिल किया गया था? कब? वर्ष 2002 में शामिल किया गया। एक वस्तु और शामिल है यहां से, कौन? नालंदा है। क्या है? नालंदा शामिल है। नालंदा को कब शामिल किया गया था? सन 2016 में। वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। किसको? नालंदा को किया गया, ध्यान दीजिएगा। बाकी विक्रमशिला, बराबर की गुफा, ये दोनों नहीं शामिल है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाँ, अगर हम आर्द्र भूमि की बात करते हैं, आर्द्र भूमि, अगर हम आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो बिहार में कुल आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? तो बिहार में आर्द्र भूमि कितना? 6। एक तो होगा आपका कावरताल, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर और गोगाविल। हो जाएगा ना? ठीक है। आर्द्र भूमि में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? कहता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी तापमान उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि हमें इतना पता है कि गर्म गैस हमेशा कहां भागती है? ऊपर। गर्म गैस कहां भागती है? ऊपर। देखिए, एग्जॉस्ट पंखा लगा है ना, उसको नीचे भी लगा सकते थे, नीचे लगा सकते थे, नहीं ना? नहीं, क्योंकि गर्म हवा हमेशा कहां भाग रही है? ऊपर। तो हमें एग्जॉस्ट कहां लगाना होगा? ऊपर। यानी आप लोग जितना भी सांस वगैरह ले रहे हैं, गर्म हवा छोड़ रहे हैं, ये सभी हवा कहां जाके टकरा रही है? ऊपर। ऊपर टकराती हवा, इसीलिए पंखे के सहारे गर्म हवा ही आती है। लोग कहते हैं छत की हवा, नहीं, उस कमरे की जो गर्म हवा है ये कहां जा रही है? ऊपर। ऊपर की तरफ भागती है तो पंखे से टकरा कर पुनः वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्ट क्या करता है? गर्म हवा को कहां फेंक देता है? बाहर फेंकता है। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ, गर्म हवा हमेशा कहां भागती है? ऊपर की तरफ। लेकिन गर्म हवा अपने आप में भारी होती है, उसको रहना चाहिए कहां? नीचे। लेकिन भागती कहां है? ऊपर। यानी हो कैसा रहा है? उल्टा। क्या हो रहा है? उल्टा। प्रकृति के हिसाब से उल्टा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं तापमान का क्या है? विचुक्रमण या क्या है? प्रतिलोमन है। बना लीजिएगा। अरे, अनुलोमन होता तो साथ में चलती, तो सामान्य रहती हवा। प्रतिलोमन है मतलब उल्टा है, ठीक है ना? गर्म हवा ऊपर भागती है, ठंडी हवा कहां आ रही है? नीचे की तरफ आती है। इसको बना लीजिएगा। तापमान विचुक्रम का प्रतिलोमन कहलाता है ये, कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल पे आप जितना ज्यादा ऊंचाई पे बढ़ेंगे मंडल क्या होगा? ठंडा होता चलेगा। आगे ऊपर तक भी है ऐसा। आगे बढ़िएगा। हाँ, एक सवाल बनता है कि सबसे गर्म मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। लेकिन जितना ऊंचाई पे जाएंगे मंडल क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होता है। आगे प्रश्न है कि तक्षशिला या निम्नलिखित में से किन तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच? सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी या चिनाब और ब्यास? उत्तर क्या होगा? झेलम और चिनाब के बीच है। बना लीजिएगा, हल्ला नहीं करिएगा। तक्षशिला की स्थापना जो है,
तक्षशिला की स्थापना के संबंध में बात करेंगे। स्थापना ये राजा तक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। और दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। और इसी में अगर आप देख पाइएगा तक्षशिला, तक्षशिला के साथ हो जाएगा एक तो नालंदा, नालंदा, नालंदा की स्थापना कराने वाले कौन थे? कुमारगुप्ता। कौन थे? कुमारगुप्त थे। और एक हो जाएगा आपका विक्रमशिला। कौन? विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना कराने वाले कौन? धर्मपाल। कौन कराया था? धर्मपाल ने। और है कहां पर? बेगूसराय के अंदर, सॉरी भागलपुर के अंदर। और तीसरे पर आएंगे, तीसरे पे हो जाएगा आपका उदंतपुरी। क्या होगा? उदंतपुरी की स्थापना कराने वाला कौन था? कौन कराया था? गोपाल ने कराया था ना। ध्यान दीजिएगा, उदंतपुरी कहां है? तो बिहार शरीफ में। कहां पर? बिहार शरीफ के अंदर। ये हो जाएगा आपका कहां पर? भागलपुर के अंदर। और ये वाला हो जाएगा आपका कहां? तो नालंदा राजगीर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिया है रामनाथ पुरी सर्कुलर ए आजादी लिखा है इन्होंने, सही है। सर सैयद अहमद खान ने अल हिलाल लिखा है। सबको पता है कि अल हिलाल लिखने वाले कौन हैं? अल हिलाल लिखने वाले कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल लिखा गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब गलत कथन कौन सा है? तो बी है। इसको ठीक कर लीजिएगा, सुधार करते हुए उत्तर लगा लीजिएगा बी। और आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कार्यानंद शर्मा ने बढ़िया ताल में समर्थन दिया था किसान आंदोलन को। बात सही है। और आगे है यदुनंदन शर्मा ने रेवाड़ी में दिया था। रेवाड़ी के क्षेत्र में दिया था। हाँ सही है। ये भी जमुना कार्गो ने पंडौल के क्षेत्र में दिया था। नहीं, देखिए जमुना कार्गो जो थे इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि एक प्रकार के ये सहायक के पद पे थे, सहायक। और किसके सहायक थे? तो स्वामी सहजानंद के। स्वामी सहजानंद के हम लिख देते हैं, सहजानंद के ये सहायक के तौर पे थे, सहायक के तौर पे ये भर्ती थे। तो इन्होंने मंडौल में आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा। राहुल संकीर्तन ने कहां पे किया था? अन्नावरी में किया था। ये बात अपने आप में क्या है? सही है। तो अगर देखा जाए क्या है? गलत ढूंढा है, गलत ढूंढना तो सी हो जाएगा गलत। बना लीजिएगा, एक प्रकार के सहायक थे और स्वामी सहजानंद के सहायक थे ये, न कि आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री यानी विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। बात क्या है? सही है भाई, समर्थन प्राप्त करने का दबाव डाला गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी 1929 से लेकर 39 से लेकर कब तक चला था? 45 तक। दबाव तो पड़ा था, लेकिन भारतीय शामिल हुए? लेकिन भारतीय इसमें शामिल नहीं हुए। भारतीयों के ऊपर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय शामिल थे, पहले वार में भारतीय शामिल थे, परंतु दूसरे में शामिल नहीं हुए। चीन के राष्ट्रपति च्वांग काई शेक ने भी ऐसा ही किया। बात सही है भाई, सब तरह से दबाव पड़ा लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक तरह से देखा जाए तो मतलब देखा जाए कथन दोनों सही है आपका, बना लीजिएगा। आगे बढ़े। यहां से आगे प्रश्न है, फरवरी 2026 में घोषित किए गए अमेरिका भारत व्यापार समझौता। देखिए डेटा आपका फरवरी का है ना, फरवरी का। बाद में जाके टैरिफ को इसने जीरो तो नहीं किया था, कुछ उत्पाद पे जीरो किया, बाकी कुछ उत्पाद पे लगाए रखा था। यानी फरवरी में अगर देखा जाए तो टैरिफ कितना लगाया था? 18%। इससे पहले और ज्यादा था, 26 लगाया, 50 लगाया, 50 से घटाकर क्या किया? 18। जब 18 किया तभी का ये सवाल है। ध्यान दीजिएगा। अभी अमेरिका ने कहा, अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा, क्या कहा? तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने कहा कि हम जो टैरिफ है ना, टैरिफ, ध्यान दीजिएगा, हम जो टैरिफ है, टैरिफ ये कितना बढ़ा सकते हैं? 100% तक बढ़ा सकते हैं, 100% तक बढ़ा सकते हैं। और किसके ऊपर? तो भारत और उसके साथ अन्य और देशों के ऊपर भी। आगे प्रश्न है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो तनावपूर्ण स्थिति में कौन सा हार्मोन होता है? जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या एस्ट्राडियोल? कौन सा? एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। ध्यान दीजिएगा, जब आप तनाव लेते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होता है, फिर आपको गुस्सा आता है। समझ रहे हैं ना? ये जब हार्मोन पैदा होगा तो फिर क्या आएगा? गुस्सा आएगा।
गुस्सा आएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब ई हार्मोन ज्यादा निकलेगा ना, तो किसके प्रभाव को कम करेगा? इंसुलिन के प्रभाव को। इसका प्रभाव जो होता है ना, ये कम होता है। जब इंसुलिन का प्रभाव होगा तो आपके शरीर जनरेट करेगी ग्लूकोज को। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी बीमारी होगी? ब्लड शुगर। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्यादा टेंशन लेता है उसको क्या होता है? ब्लड शुगर होता है। समझ गए? इसीलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। आगे प्रश्न है, दिया है कच्छ तापमान, कच्छ या कमरे के तापमान पर, ये कमरा लिखा है एक तरह से, आप इसको कमरे के तापमान पे कह सकते हैं। कमरे के तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता। अच्छा, सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी है इसमें? चांदी की है। चांदी की है ना भैया? सर्वाधिक प्रतिरोधकता किसकी है? चांदी के बाद किसका है? देखिए कुछ दिख रहा है, नाइक्रोम है ना। चांदी के बाद हो जाएगा आपका नाइक्रोम, उसके बाद किसका है? कांच। कांच का तो सबसे कम होगा, बना लीजिएगा, सबसे ज्यादा चांदी का, सबसे कम कांच का। इससे भी आप उत्तर दे सकते हैं, यानी उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। बनाइए। चालकता जिसकी ज्यादा है, प्रतिरोधकता जाहिर सी बात है उसकी ज्यादा होगी। चांदी की चालकता भी क्या है? ज्यादा। इसकी चालकता भी ज्यादा है। चालकता क्या है? तो ज्यादा है। चांदी की चालकता भी ज्यादा है। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, दिया ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन कोशिकांग होते हैं जो बाद में उपयोग के लिए भोजन का भंडारण करते हैं। यह बात अपने आप में सही है। सेंट्रियोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। बात क्या है? सही है। झिल्ली नहीं होता, तुरंत एक कोशिका से अंदर से, मतलब तुरंत ढेर सारा खनिज दूसरे में पहुंच जाता, पहले को बिना संरक्षित किए। तो इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली लगाई गई है ताकि खनिज धीरे धीरे रिश्ते हुए पहुंचे। यानी अगर देखा जाए तो कथन तीनों अपने आप में क्या है? सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत रोधी का चयन करिए। सिलिकॉन है, क्वार्टेज है, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड। क्या होगा भैया? विद्युत रोधी कौन होता है? क्वार्टेज होगा ना। क्वार्टेज चालक नहीं होता है। लिखिएगा, ये विद्युत का कुचालक है। ये विद्युत का कुचालक है। ये विद्युत का कुचालक है। बाकी सब जगह से विद्युत गुजरेगी। आर्सेनिक की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का चालक है, और जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का चालक है, लेकिन कैसा चालक है? अर्धचालक है। और अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये भी क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था। बात सही है। राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाने की बात हो रही है। राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या है? अशोक का स्तंभ है। अशोक का स्तंभ है। और अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 1900। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान। और राष्ट्रीय गीत को? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, ये तीनों कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। अच्छा, ये बताइए जरा, भारत ने राष्ट्रीय भाषा को कब अपनाया था? राष्ट्रीय भाषा, भारत ने राष्ट्रीय भाषा को अपनाया कब? 14 सितंबर 1949 को अपनाया। और भारत ने राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया था? राष्ट्रीय झंडा अपनाया था कब? 22/1947 को अपनाया था। देख लीजिएगा। और वर्ष 1957 में अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग। लिख देते हैं वो भी। राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे, राष्ट्रीय पंचांग, हाँ राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करेंगे तो कब? 22 मार्च 1957 में। देख लीजिएगा, सब मैंने लिख दिया जितना भी प्रतीक वगैरह हुआ करता है। शक सन्मत पे आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च। अच्छा, दिया भी है यार। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तर कौन सा ठीक होगा? सी हो जाएगा। बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय प्रतीक एक बार चेक करिए ना थोड़ा, राष्ट्रीय प्रतीक का क्या दिखा रहा है? हल्ला मत, बिना हल्ला किए चेक कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हल्ला मत करिए, मुझे बहुत परेशानी हल्ला से हो रही है। इसको एक बार देख लीजिए कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में। राष्ट्रीय प्रतीक का मुझे नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। आगे दिया है, हाँ सुर करते हैं, सही है, नहीं है, सही है। दिया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य की मुख गुहा में होता है। ये बात क्या है? सही है। पाचन मुख गुहा से शुरू होता है और अंत कहां पे होता है? छोटी आंत में। लार स्टार्च के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। लार स्टार्च के पाचन में क्या करेगा?
मदद करेगा, बात तो सही है। लार के अंदर होता है टाइलिन, डाइस्टेट जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करेगा। हम लिख देते हैं, एक तो होता है टाइलिन, क्या होता है टाइलिन, और एक होता है डाइस्टेट, क्या होगा डाइस्टेट, जो कि पाचन में क्या करता है मदद करता है। एंजाइम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को उत्प्रेरित करने या तेज करने के लिए जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये बात क्या है सही है, बना लीजिएगा। ठीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। चेक कीजिए क्या दिखा रहा है। अब बोलना मत कोई किसी क्वेश्चन पे, समझ रहे हो ना। हाँ, सुबह वाली क्लास को डिस्टर्ब मत किया करें, नहीं 3-4 दिन ऐसे ही बंद कर देंगे इसको। ये बना लीजिएगा। इसमें कौन सा सिलेबस पूरा करना है, टेस्ट ही तो है। 4 दिन बंद होगा, 4 दिन आगे जाएगा, 4 दिन में सब भूल जाओगे, दिमाग स्थिर आ जाएगा, स्थिरता हो जाएगी दिमाग की। हाँ काहे नहीं, ऐसे 20 शब्द पता है तो लगता है सब आ रहा है। बताइए इसका क्या होना चाहिए। प्रकाश विद्युत सेल, यानी हम सोलर सेल की बात कर रहे हैं। सोलर सेल में होता क्या है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रवृत्ति। सब सही है क्या, ओ ठीक है, इसमें तो फिर ढूंढना ही नहीं है, उत्तर मिल रहा है। 1 2 3 और 4 होगा, बना लीजिएगा। आइए कुछ पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, सोनार। सोनार का उपयोग कौन करेगा, नौ संचालक। नौ संचालक किसका प्रयोग करता है, सोनार का। और ध्यान दीजिएगा, कल ये क्वेश्चन था ना, प्रकाश तरंगों का अपवर्तन था ना, लेकिन हमने क्या बताया, परावर्तन। सेम क्वेश्चन आपको यहां मिल गया। तो प्रकाश तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है सोनार। और अगर हम हवाई जहाज की बात करेंगे तो बर्नौली के सिद्धांत पे उड़ता है। और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा समताप में। कहां पर, समताप मंडल में उड़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है, रोग दिया है और शरीर का प्रभावित अंग दिया है। डिप्थीरिया बीमारी है गला की, किसकी बीमारी है, गला के संबंध में बीमारी है डिप्थीरिया। ट्रेकोमा का संबंध किससे है, आंख से है। और ग्वाइटर का संबंध किससे है, थायराइड से है। और तपेदिक का संबंध फेफड़ा। देखो एक्चुअल में जो तपेदिक है इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी। क्या बोलते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं यक्षमा। क्या कहते हैं, यक्षमा। टीबी या यक्षमा से प्रभावित होता है क्या, फेफड़ा। कभी कभी सवाल पूछता है कि इससे प्रभावित कौन सा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र। क्या प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है डिप्थीरिया से। ध्यान दीजिएगा, गला प्रभावित होता है और गला के साथ साथ इससे भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे ग्वाइटर मतलब घेंगा, थायराइड में होता है। और ट्रैकोमा, ट्रैकोमा के साथ एक बीमारी और है ग्लूकोमा। कौन सी, ग्लूकोमा। तो सवाल पूछेगा कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा का संबंध किससे है, तो आंख से है। तो देख लीजिए उत्तर क्या होना चाहिए, 3 1 2 और 4। कहां है, 3 1 2 और 4 आपका ठीक उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। मोतियाबिंद नामक बीमारी किसमें होती है, आंख में ना, आंख में। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, टाइफाइड। टाइफाइड प्रभावित करता है किसको, छोटी आंत। किसे प्रभावित करेगा, छोटी आंत को करता है, इसको हम आंत का बुखार भी कहते हैं। और मलेरिया की बात करेंगे, मलेरिया प्रभावित करता है किसको, मलेरिया प्रभावित करता है ब्लड मतलब किसको, प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन या तिल्ली भी कह सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। प्लीहा को प्रभावित करता है, प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं। और डेंगू किसको प्रभावित करता है, डेंगू। डेंगू प्रभावित करता है किसको, प्लेटलेट्स को। किसको करेगा, प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है कौन, डेंगू करेगा। आगे प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के जलवायु, बताए थे ना अभी, बिहार के जलवायु क्या है, राजस्थान में। और विशाखापट्टनम, एएस कहां का, कोरोमंडल। कहां का, कोरोमंडल। और एएमडब्ल्यू पूछेगा, मानसूनी यानी मालाबार का। कहां का, मालाबार का। आगे प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो जीवन योजना एक प्रकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बना लीजिएगा। जीवन योजना का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। सवाल पूछेगा अभी गोवर्धन योजना लॉन्च की गई, उसका भी संबंध किससे हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में अच्छी तरह से वर्णन करता है। ध्यान दीजिए, कहा गया कि विधायी शक्तियां और शक्तियों का अलगाव या पृथक्करण को अच्छी तरह से परिभाषित कौन करेगा, तो संविधान विधायी और कार्यपालक और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है। भारत में सभी कानून को बनाने के लिए और लागू करने के लिए केवल कार्यपालिका के पास जिम्मेदारी है। गलत बात है भैया, इसमें विधायिका की एक अहम भूमिका होती है। भारत में विधायी शक्तियां कार्यपालिका और न्यायपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। या शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण है। प्रत्येक सरकारी शाखा स्वतंत्र रूप से बिना किसी ओवरलैप के काम करती है। तो क्या होना चाहिए, सही उत्तर क्या है, सी है ना। सही उत्तर क्या है, सी है। भाई ओवरलैप क्यों नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है तो हाई कोर्ट के ऊपर जाता है,
यानी हाई कोर्ट के कानून को सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या करता है, ढक देता है। तो किसी भी पुरानी चीज को ढकने को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप। क्या बोलेंगे? हाँ, सही उत्तर आपका सी है। सी आपका सटीक डिनोट कर रहा है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से किया गया है। देख लीजिएगा एक बार, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? अध्यादेश जारी करने की तिथि से 3 माह, या संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह? संसद की पुनः बैठक से 6 माह, या अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह, 6 सप्ताह? क्या होना चाहिए? क्या 6 सप्ताह? संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह। चलिए, अच्छी बात है। आइए पढ़ते हैं अध्यादेश। अध्यादेश की बात करेंगे। अध्यादेश जो है राष्ट्रपति का एक प्रकार का आदेश या कानून होता है, जिसको संविधान के आर्टिकल 123 में रखा गया। अध्यादेश कौन लाएगा? राष्ट्रपति। कौन लाते हैं? अध्यादेश की अवधि कितना होती है? 6 माह। अवधि कितना होती है? 6 माह। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 महीना। परंतु ध्यान दीजिएगा, अवधि तो 6 माह है, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु सदन के शुरू होने पर, सदन शुरू होने पर जो इसकी अवधि हो जाती है, कितना हो जाती है? 6 सप्ताह। क्या हो जाती है? 6 सप्ताह। कहा गया सदन शुरू हो जाएगा तो अवधि खाली 6 सप्ताह होगी। मान लो हम ये बता रहे हैं, आज क्या तारीख है? कितना? 18 है। 18 तारीख आज ही है, तो 18 तारीख है। मान लीजिए 18 आपका है अगस्त है, 18 अगस्त है। मान लीजिए 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने क्या लाया? तो अध्यादेश लाया 15 अगस्त को। अब जाहिर सी बात है, अध्यादेश कितना महीना चलेगा? 6 महीना। राष्ट्रपति ने लाया है तो कितना माह चलेगा? 6 माह चलेगा। यानी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 माह चलेगा। चलना तो है फरवरी तक, लेकिन मान लीजिए सदन की बैठक बुला दी गई 18 तारीख को। सदन की बैठक बुला दी गई कब? 18 तारीख को। जब बैठक 18 तारीख को बुला दी गई, तो इस अवधि के दौरान जो अध्यादेश 6 माह चलने वाला था, अब वो 15 तारीख को शुरू हुआ, और इस पर बैठक कब शुरू हो जाएगी? 18। अब यहां से इसके पास टाइम कितना बच गया? 6 सप्ताह। तो जरूरी नहीं कि अध्यादेश 6 माह की अवधि को पूरा करे। ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अध्यादेश की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 6 सप्ताह, और इसकी कुल अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। कुल अवधि 6 माह और 6 सप्ताह। सामान्य अवधि कितनी होती है? 6 माह। लेकिन सदन चलने पर अवधि कितनी है? 6 सप्ताह। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग तरह से पूछा जाता है। हाँ, अध्यादेश को क्या राष्ट्रपति वापस ले सकता है? क्या राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है? और कब ले सकता है? कभी भी वापस, कभी भी ले सकता है। कभी भी ले सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, अपने पास ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उसको भेजा था। आगे, अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल परीक्षाओं में कितने चरण होते हैं? सबसे एक जरूरी बात है कि सिविल सेवा का जनक कौन हो जाएगा? भारत में सिविल सेवा को लाने वाले गवर्नर का नाम क्या है? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा को लाया गया, और कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा को भी लाया गया। सिविल सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा को भी लाया गया। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा। अब यहीं से एक बात ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा या पुलिस सेवा को लाने वाला कौन है? कॉर्नवालिस। और सवाल यहां से एक और पूछेगा कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिल गई। भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिली, और किस अधिनियम के माध्यम से मिली? तो 1853 के अधिनियम के माध्यम से मिली। और ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा की पहली बार परीक्षा भारत में होती है। पहली बार भारत में परीक्षा होती है। भारत में परीक्षा होती है, और किस अधिनियम के माध्यम से होती है? तो एक्ट पूछेगा। 1919 के माध्यम से परीक्षा भारत में कराई गई थी। और कब कराया गया था? कब? तो 1922 और 1923 में कराया गया था। और पहली परीक्षा कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद। यानी यूपीएससी की पहली परीक्षा कहां पर? इलाहाबाद में। और कहा गया कि इसमें सिविल सेवा में कितने चरण होते हैं? तो भैया एक तो प्री होता है, उसके बाद क्या होता है? मेंस, उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। बनाइए। आगे प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाखड़ा ने मिलकर किया था। ये बात क्या है? सही है। स्थापना करा गया था कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसको स्थापित करा गया था। कब? 1913। स्वर्ण सिंह भाखड़ा। बल प्रयोग के द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के उद्देश्य से गदर पार्टी स्थापित करी गई थी। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? स्वर्ण सिंह भाखड़ा। मतलब सही उत्तर क्या है? बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना
होना चाहिए और वर्तमान में विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यह बात क्या है? सही है। एजेंडा 21 पर विश्व के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर करा गया था। भैया एजेंडा 21 हमने पढ़ाया है आपको, और मुझे ये बताइए आया कब था? एजेंडा 21 आया था रियो सम्मेलन में। कब आया था? रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 को लाया गया था, और रियो सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1992। लेकिन दिया कितना है? 95। ये कट जाएगा आपका, कट जाएगा, मतलब आर गलत है। जब आर गलत है तो बड़े वाले उत्तर के साथ हमें जाना है? नहीं जाना है। एक सही है किंतु आर गलत है। सही उत्तर क्या है? बी है। बनाइए। रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन भी बोल सकते हैं क्या? रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन को आप पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। और आगे प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, योजना कब आती है? 1 मई को। कब आती है? 1 मई को योजना आती है। कब? सन 2016 में। योजना को शुरू कहां से करा गया था? तो गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से। गोरखपुर, योजना को गोरखपुर, बलिया से ना? बलिया से, बलिया से, हाँ लिखा हुआ भी है। गोरखपुर से किसान सम्मान निधि को शुरू करा गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार को स्वच्छ एलपीजी उपलब्ध कराया जाना है। योजना का नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। यह ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। गलत है, ध्यान दीजिएगा। ये पेट्रोलियम और क्या है मंत्रालय का पूरा नाम? प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। ध्यान दीजिएगा, न कि ऊर्जा योजना को हम विद्युत योजना कहते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये अलग है योजना। यानी गलत कौन सा है? तो सी गलत है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। बात सही है। उज्ज्वला 2.0 की अगर हम बात करते हैं, उज्ज्वला 2.0 की अगर बात करेंगे तो इसको शुरू करा गया था कब? सन 2020 में। कब शुरू किया गया? सन 2020 में शुरू करा गया। और कहां से किया गया था? तो ये करा गया था महोबा से। कहां से? महोबा से शुरू किया गया था। और फ्री एलपीजी देने की बात की गई थी। ये बताइए कि सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी को देने के लिए सरकार की कौन सी योजना थी? कौन? पहल योजना। कौन सी? तो कभी सवाल पूछेगा कि सरकार की वह योजना जिसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। कौन सी योजना? पहल योजना। गिनीज बुक में इसको दर्जा दिया गया है योजना के तहत। संयुग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है ना। लैक्टिक अम्ल कहां होता है? दही और दूध में। दही और दूध के अंदर जो होता है अम्ल, इसे हम बोलते हैं लैक्टिक। टार्टरिक अम्ल कहां पे होता है? अंगूर में होता है क्या? हो सकता है, दिया है अंगूर में। एसिडिक अम्ल आलू में है? नहीं है। कहां है? सिरका में है। यानी उत्तर क्या होगा? क्या पूछा है? गलत पूछा है ना, केवल 3 गलत है। आगे प्रश्न है, कहां सही पूछा है यार? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला एंडीज है। गलत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला को आप कहां देख पाएंगे? दक्षिण अमेरिका। इसको आप देख पाइएगा दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? तो रॉकीज है। उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला का नाम हो जाएगा रॉकीज। विश्व की सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सेकेंड लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? रॉकीज। और सबसे लंबी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी कौन सी? एंडीज। कौन सी होगी? एंडीज। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम एटलस है। ये बात सही है, बात सही है, मतलब दूसरा आपका सही है। दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रृंखला रॉकीज है। ये बात क्या है? गलत है। ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखला का नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। सही है। 2 और 4 सही है। बनाइए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किलिमंजारो। क्या है? हाँ आगे। विलियन जिसका पीएच मान 5 है। 5 का मतलब विलियन क्या है? अम्लीय है। आइए पढ़ते हैं। 10 पीएच वाले विलियन की तुलना में इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दुगनी होगी। ध्यान दीजिएगा, दिया है कि पीएच 10 वाले विलियन की तुलना में इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आधी होगी। देखिए, न दुगनी कह सकते हैं, ना ही हम आधी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 0 से कितना मान होता है? 14। और 7 इसका बैरिकेटिंग पॉइंट है, ना कि 10 है। क्या भाई? अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेकर 3 यहां आधा होता है और यहां क्या है? आधा। ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जैसे ही कम संख्या में आते हैं तो इसका मान क्या होता है? बढ़ता है।
जैसे ही हम इधर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इधर आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, उधर जाएंगे तो क्षारकता क्या है, बढ़ती है। तो क्या हम बीच से काट के कह सकते हैं कि आधा क्षार इधर आधा क्षार इधर? अरे ऐसा कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम उस कंडीशन में कह पाते जब ये लाइन का मान क्या होता, समान। तो हम आधा काटते और कहते कि आधा इधर क्षार है आधा इधर क्षार है। जब इस लाइन का मान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है तो क्या हम बीच में एक लाइन खींचकर आधा आधा बांट सकते हैं क्या? नहीं, इसका एवरेज निकाल के हमें बांटना होगा फिर। क्या? अरे बात सही है ना? हाँ, तो समझिएगा कि दिया है पीएच 10 वाले विलयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दुगनी है, नहीं। पीएच 10 वाले विलयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आधी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है ये डिनोट नहीं करेगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। ये इस लाइन पे होने वाले नंबर्स डिनोट करते हैं कि सांद्रता कितनी होगी, कम या ज्यादा होगी, या अम्लीय एसिडिक होता है। ये बात अपने आप में क्या है, सही है भाई। जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम, वो सभी विलयन अपने आप में क्या है, अम्ली। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, विलयन क्या है, क्षारीय है। दिया है आपका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो रेणुका है। कौन सी? रेणुका। रेणुका हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी है, लेकिन भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। भारत में सबसे छोटी रामसर साइट है ना भैया, रामसर साइट। भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी? रेणुका। बाकी सब हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन रेणुका जो है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वहां की, बना लीजिएगा। भारत में सबसे छोटी रामसर साइट भी कौन है? रेणुका। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? कौन सा? सुंदरवन। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीकी विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण परिषद ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी किया है? कार्बन क्लीन के साथ या ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी, इसी के साथ किया है। ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन की बात करेंगे, कार्बन छोड़ने में शीर्ष देश कौन है? तो चीन है। कार्बन छोड़ने में शीर्ष देश, छोड़ने में अगर देखा जाए तो शीर्ष देश कौन है? तो चीन है। कौन है भैया? चीन है। कार्बन छोड़ने में शीर्ष देश हो जाएगा चीन। कार्बन को कहा गया नेट जीरो करना है। क्या करना है? नेट जीरो। और कब तक करना है? 2070 तक। ये लक्ष्य किसका है? भारत का। कहा गया कार्बन को नेट जीरो करना है कब तक? 2050 तक। ये किसका है? यूरोपियन यूनियन और यूएनओ का एक प्रकार का ये समय है, टारगेट है। कहा गया बिहार सरकार ने भी कि हम भी कार्बन मुक्त करेंगे, तो नेट जीरो का लक्ष्य बिहार सरकार ने कब तक रखा? 2070। रेलवे ने भी रखा, रेलवे ने कब तक रखा? 2030 तक रखा। ठीक उत्तर भी है। आगे प्रश्न दिया है कि मनुष्य के अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम पेट का अम्ल भी कहते हैं, पेट का अम्ल के नाम से जानते हैं, पेट का अम्ल कहते हैं इसको, जिसको हम शॉर्टकट भाषा में HCl कहते हैं, जिसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान, जिसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। और सबसे प्रबल अम्ल, हमारी पृथ्वी पर सबसे प्रबल अम्ल भी है, हमारी पृथ्वी पर सबसे प्रबल अम्ल कौन सा? HCl हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिए और सुनिएगा जरा। HNO3 ये एक प्रकार का अम्ल होता है, और इसमें हम क्या मिला दिए? HCl मिला दिया। तब यहां से जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। क्या बनेगा? एक्वा रेजिया बनेगा। और एक्वा रेजिया ऐसा विलयन होता है जिसमें सोना को घोल सकते हैं, घुलाया जा सकता है। तो सवाल कभी कभी पूछता है कि एक्वा रेजिया किससे मिलकर बना होता है? HNO3 और HCl से बना होता है। आगे प्रश्न है कि जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधातु जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या हाइड्रोक्साइड होगा? क्या होना चाहिए जी? क्षारीय तो होगा नहीं, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होगा ना, या उदासीन होगा, या हाइड्रोक्साइड होगा? सुनिएगा, अधातु, अधातु दिया है ना, अधातु को जल में अगर हम घोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ठीक है? ये हाइड्रोक्साइड उपलब्ध कराते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन तो देंगे ही देंगे। इस हिसाब से तो ये क्या हो जाएंगे? अम्लीय होगा। अधातु दिया है, एक बार देख लो, धातु के साथ तो हो सकता है। एक बार देखिए, धातु अधातु दोनों को घोलने पर अम्लीय आ रहा है। आएंगे इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिएगा। इस आयोग की स्थापना 1993। कौन सा आयोग? पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग आयोग बना था कब? 1993। इस आयोग को 2018 में 102वें
संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, बात क्या है, सही है। इसके तहत एक आयोग बनाया गया, मतलब कमीशन बनाया गया, और उसको किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान दिया गया, तो 338 के बी के तहत। अगर देखा जाए तो तीनों कथन क्या है, सही है। इसका उत्तर देखिए ना, क्या आ रहा है, अम्लीय आ रहा है। तो धातु अधातु दोनों के केस में फिर होगा, बना लीजिएगा, अम्लीय होते हैं। अब देखिए इधर आते हैं थोड़ा सा पीछे, पीछे नहीं आगे, यहां पर पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। सबसे पहला पिछड़ा वर्ग बना था 1900 कब, 53 में, और किसकी अध्यक्षता में बना था, काका कालेलकर। किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। और इसी के बाद सेकंड बना था कब, सेकंड बना था कब, 1900 कब, 79 में। और इसको राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया कब, 1900 कब, 93। और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कब, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कब, सन 2018 में। यही है ना पूरा प्रोसीजर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। सिंधु दो आब, सिंधु और झेलम नदियों के बीच है, बात सही है। चा झदुआब, देखिए चा का मतलब चिनाब, झ का मतलब झेलम, यानी ये भी क्या है, सही है। बिश दुआब, ब से क्या है ही नहीं, अच्छा ब्यास, और गलत हो जाएगा। बारी मतलब ब्यास, आर से मतलब रावी, ब से मतलब ब्यास, स का मतलब सतलज। देखिए ब से हो जाएगा ब्यास, और स का मतलब क्या हो जाएगा, सतलज, यानी तीसरा कट जाएगा। 1 2 और क्या होगा, 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 1 2 और 4 आपका राइट है, सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। भारत के संविधान ने अपनी शक्तियां विश्व के कई देशों से के संविधानों से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान से ग्रहण किया है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इसकी घोषणा किया था कि भारत का संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके तैयार किया गया। यह बात गलत है। ये घोषणा करने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बात भी क्या है, गलत है। तो अगर देखा जाए प्रस्तावना की अवधारणा को हमने कहां से लिया है, तो कहां से, अमेरिका से, अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया है, इसकी भाषा को हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, सही ढूंढना है, ए सही है, बनाइए। आगे प्रश्न है, एथलीट फुट और दाद जैसी बीमारियां ये किसके कारण होती हैं, कवक से होती है। हाथी पांव भी किससे होता है, हाथी पांव, हाथी पांव नामक बीमारी। और गंजापन भी जो होता है, गंजापन, गंजापन का भी कारण क्या है, कवक है, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका नाम निम्नलिखित में से किस तत्कालीन राष्ट्रीय निकाय के तत्कालीन उपाध्यक्ष धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया, ध्यान दीजिएगा। बताए थे ना अभी, गाडगिल का बताया ना, योजना आयोग बताए थे, इससे पीछे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। इसको कालानुक्रम में बिठाना है। देखिए इसमें रॉटरडम कन्वेंशन है, तो ये कन्वेंशन कब हुआ था, 1998 में ना। बेसल कन्वेंशन हुआ था कब, बेसल कन्वेंशन हुआ था कब, 1982 में कि 84, एक बार, बेसल 89, ठीक है। और अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे, ये 72 वाला है, 72। और आगे बढ़ेंगे, वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ये कब, ये आया था 1900 कब, 96। देखिए उत्तर मैच हो रहा है, नहीं तो इसका बदलेंगे हम, हो रहा है 89 98, क्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन आएगा, 72 का मतलब क्या होगा, 3, 3 के बाद, 3 के बाद आ जाएगा आपका, 3 के बाद 2, उसके बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद 3 2 4 1 है, नहीं है ना, इसका बदलेगा, इसका वाला। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 72 में, हाँ स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे, सम्मेलन तो ये हुआ था आपका कब, 1972 में। 1900 कब, 72 में सम्मेलन हुआ था। और अगर देख पाएंगे तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था ना, कन्वेंशन हुआ था आपका 87 में, 1987 में। अब देखिए हो जा रहा है क्या, अब देखिए मैच हो रहा है। अब मिटा के देखते हैं फिर से एक बार। तो इसमें सबसे पहला कौन रहेगा, सबसे पहले 3 ही रहेगा ना, फिर भी 3 रहेगा, 3 है ना। 3 के बाद क्या है, 1 है, उसके बाद
4 है, 4 के बाद 2 हो जाएगा। अब तो मैच हो रहा है। 3 1 4 2, सही उत्तर क्या है? डी हो जाएगा। क्या? ए शांत रहो यार, हमको करने दो फिर। ये 98 है ना, 87 है। ये इसको कहां काउंट कर रहे हो? ये और ये स्टॉक होम ना, ये कन्वेंशन। स्टॉक होम कन्वेंशन 1 में, 87 1 में। अब हमको देखो नए डाउट हो रहा है इस पे। स्टॉक होम कन्वेंशन सम्मेलन तो हुआ था 72 में, कन्वेंशन 1 में हुआ था। एक बार देखिए ना जरा, देखिए चेक करिए। एक दिखा रहा है एक, अगर इसको हम 1 लेते हैं सन 2001, एक ही दिखा रहा है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, एक्ट कब आया था इसका एक बार सब देख लीजिएगा। तो अब इसमें उत्तर मिल रहा है 2, 2 के बाद हो जाएगा 4, उसके बाद 1, 1 के बाद हो जाएगा 3। सही है, बना लीजिएगा। यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। इसको ठीक करिएगा ना, बाकी सबका डेट सही है, यही वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ था। हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें आपसे, सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। लेकिन अगर कन्वेंशन की बात करें तो ये बदल जाएगा, सन 2001 लागू किया गया था। कब? तो इसको लागू किया गया था कब? 4 में, 4 में लागू किया गया था। क्लियर है ना जी? ठीक है, बना लीजिएगा। आगे है, कोयले या पेट्रोलियम उत्पाद के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ये तो सही है भैया, जलेगा तो प्रदूषण करेगा ही। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, बात तो सही है भाई। गैर नवीकरणीय का मतलब ये कैसे स्रोत हैं? पारंपरिक हैं। क्या है ये? पारंपरिक स्रोत हैं। पारंपरिक तो आप अगर देख पाएंगे तो ये बताइए कि पारंपरिक स्रोत है इसलिए प्रदूषण कर रहे हैं, सही बात है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ। कहा गया कि पारंपरिक स्रोत है और पारंपरिक स्रोत ही प्रदूषण करता है, ऐसा कहना सही होगा? नहीं सही होगा। जब नहीं सही होगा तो उत्तर क्या है? बी होगा। बनाइए। अरे इसलिए क्या चीज? कब? इससे पीछे एक बार चेक करना जरूर, कुछ ना कुछ होगा फिर। गैर नवीकरणीय कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद के जलने से वायु प्रदूषण होता है, ये तो बात सही है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। अब गैर नवीकरणीय स्रोत होने के आधार पे तो ये क्वेश्चन ना सीडीएस का है, इसको चेक कर लीजिएगा गूगल वगैरह पे डाल के। ठीक है, जो उत्तर आएगा मान लीजिएगा उसको। कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उदबिलाव के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कौन सी पहल शुरू किया? किस राज्य सरकार ने पहल शुरू किया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? ये पहल शुरू करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश। उदबिलाव के लिए छोड़ दीजिएगा, आते हैं इस क्वेश्चन पे भी। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर क्या परिवर्तन देखा गया? जब तांबा का गोला गर्म करेंगे तो पचक जाएगा, पचकेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? कम हो जाएगी। पचकेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी ना? अरे घटेगी ही, त्रिज्या घटेगी। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब त्रिज्या घटेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान बदलेगा, ऐसा थोड़ी कि जो गोले के अंदर भरा है गायब हो जाएगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव, यानी उत्तर ए और बी हो जाएगा। उदबिलाव वाला हम देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। दिया है आपका इंटरल्यूकिन, ये सूखा रोग के उपचार में सहायक है। आपने पढ़ा होगा कि सूखा रोग के उपचार में कौन सा सहायक होता है? तो ये सूखे रोग को हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। क्या बोलेंगे? तो इसके उपचार में कौन सा विटामिन लेते हैं? डी लेते हैं। दिया है आपका जरायु गोनेडोट्रोपिन, ये बांधपन के उपचार के लिए सहायक होता है। और इंटरफेरॉन जो होता है ये कैंसर के लिए होता है। इंटरफेरॉन याद रखिएगा, कई बार पूछा है। कैल्सीटोनिन प्रतिरक्षा तंत्र, देखिए कैल्सीटोनिन में कैल्शियम वाला आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा माहौल। ठीक है, तो कैल्शियम का मतलब इसका संबंध किससे है? तो बोन से, यानी हड्डियों से है। तो आप एक तरह से देख पाएंगे तो सूखा रोग के उपचार में कैल्सीटोनिन हो सकता है और प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हो सकता है? तो इंटरल्यूकिन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? तो अदला बदली किए हुए हैं, यानी गलत है। 2 और 3 अपने आप में क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। उत्तर बना लीजिएगा बी। उत्तर बना लीजिएगा बी। 2 और 3 अपने आप में सही है। अगर इसको ठीक करना है तो आप इनको इससे पलट दीजिएगा, इसको इससे कर दीजिएगा। आगे दिया है आपका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और यह सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। और स्टेड ने दिया था क्लार्क मैक्सवेल। कौन दिया था?
मैक्सवेल का ही था ना। प्रकाश को कहा कि लंबी तरंग है और इसकी चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन क्या है, होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते दिया है, अनुपस्थित होते हैं। गैप जंक्शन कहां पे नहीं होते? तो शुक्राणु कोशिकाओं में कोई गैप जंक्शन नहीं पाया जाता, कोशिका पूरी तरह से भरी होती है। ध्यान दीजिएगा। और आगे प्रश्न है, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो आयकर का प्राथमिक कानून हो जाएगा आयकर अधिनियम 1961। आगे है कि 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ? तो ब्रिटिश नीति कौन सी थी? राज्य अपहरण। राज्य अपहरण की नीति के तहत राज्यों का क्या कर दिया? विलय। और लाने वाले कौन थे? डलहौजी लाया था 1848 में। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा? तो श्रम और रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, यही होगा ना, बना लीजिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता। इधर कौन सा तमिलनाडु उत्तर था? कावेरी उदबिलाव, इसको लिख लीजिएगा। ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु होगा। बना लीजिएगा। कहां तक कराएं आपका? 75 तक। रहने दीजिएगा ना, रहने दीजिए, हम इसको ऑनलाइन करा देंगे आज रात में। अरे करा देंगे, करा देंगे। अब समय भी तो बहुत ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा समय हो गया। इसका क्या? पीछे वाले का रिजल्ट जारी हो चुका है, अब उसको क्या कराना है? ठीक है, हाँ इसको करा देंगे आज शाम को। ठीक है।